आज मैं आप लोगों को एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम है, जो कि आप लोगों को होने वाला है 24 फरवरी को एग्जाम। उसमें आप लोगों को जरूर से जरूर इस पेपर को देखने को मिलेगा। कोड है मेरे प्यारों जो 801 HA। पूरा सोल्यूशन बताया हूँ, पूरा का पूरा इस पेपर को रट के जाना मेरे प्यारों जो। हिंदी का यह पेपर है, वायरल पेपर है, 100% आपके एग्जाम में यह फंसने वाला है। 24 फरवरी को जब एग्जाम देने जाओगे, जब बैठोगे, जब ये पेपर आएगा तब मुझे याद करोगे आप। एडमिट कार्ड लेके जाना, अनुक्रमांक और नाम सही से जरूर से डाल लीजिएगा। और पूर्णांक जो है 70 नंबर का यह पेपर बना हुआ है, और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। वादा करता हूँ मेरे प्यारों, जब इस पेपर को आप तैयार करो तो सारे बच्चों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो जितने बच्चे हैं जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं। और यहाँ भी इस पेपर के नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं पढ़ के आप लोगों को निर्देश समझाता हूँ। देखिए, निर्देश में पहला जो निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को, तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में पेपर विभाजित है। तीसरा अगर हम बात करें, बोला प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। उनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा, तो OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, पेन कौन सा यूज कर सकते हो, नीले पेन का यूज कर सकते हो, काले पेन का यूज कर सकते हो। पेन लेकिन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 1 नंबर का पूछा जाएगा। हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। मैं 20 को 20 आप लोगों को उत्तर बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। वादा करता हूं पूरा अगर आप याद कर लोगे तो 5 मिनट के अंदर में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे। बाकी पूरा का पूरा समय आप खंड ब में दे देना और अच्छे से राइटिंग बैठाकर अच्छे से आप लोग लिखना। ठीक है, इसके बाद लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा वो हर एक प्रश्न के आगे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। पेपर यहां से स्टार्ट है आप लोगों का। देखिए, सबसे पहले खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले खंड अ में देगा। चलिए देखते हैं फटाफट आंसर, पूरे के पूरे आंसर याद कर लेना, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं है ना आपको एग्जाम में। पहला प्रश्न देखिए क्या है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से बोला है कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर हम बात करें तो ये आपको भी मालूम है मेरे प्यारों जो, बोला कि लेखक नहीं है तो वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र जी हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। तो डी वाला, पहले का डी भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करके जाना, बस एग्जाम में जाके रखना है आप लोगों को। पहले का डी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल जी। तो मेरे प्यारों जो बी वाला ऑप्शन पे रख के आना है आप लोगों को, प्रेमचंद्र जी, क्योंकि पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। तो दूसरे का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर तीसरा बोला है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वह है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। इसके बाद चौथा प्रश्न भी कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए है। बोला है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके राहुल संकृत्यायन जी, राहुल संकृत्यायन। चौथे का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न देख लो क्या है, कह रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ये माटी हो गई सोना जो वो संस्मरण है, उसके लेखक कौन है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। पांचवे का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो रीति काल को अलंकृत काल
ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? इन चार ऑप्शन में से तो मिस्र बंधुओं ने। कौन कहा था मेरे प्यारे बच्चों? मिस्र बंधुओं ने कहा था। तो 6 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न भी 1 नंबर, सब विकल्प वाले सारे प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। बोला है सातवां की निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सी कृति जो है वो रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो वह है कवि प्रिया। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कवि प्रिया। आगे बढ़ेंगे, आठवां प्रश्न देखेंगे। बोला है भारतेंदु युग की विशेषता, उसे हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है? ठीक है, तो वो है आपके ऑप्शन बी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। बाकी ये जो 3 है, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी, ये जो तीनों है ये भारतेंदु युग की विशेषता है। बस डी वाला ऑप्शन जो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है वह विशेषता नहीं है भारतेंदु युग की। क्लियर है? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछा है। वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। तो वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? इन 4 ऑप्शन में से वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। 69 नंबर भी मुझे पसंद नहीं है, 70 में 70 तो 70 में 70 नंबर आना चाहिए हर एक बच्चे का, बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आगे अगर बताऊं 10वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा इन चारों ऑप्शनों में से किसकी रचना है? तो पहला वाला ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? मतलब इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर इसका आंसर ढूंढते हैं। तो उस पंक्ति में मेरे प्यारों जो हास्य रस का प्रयोग किया गया था, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 है कि उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारों? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए है। कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब छंद पूछा है कि इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो सोरठा का प्रयोग किया गया है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग मेरे प्यारों इन चारों ऑप्शन में से किस में नहीं हुआ है? तो वो मेरे प्यारों किस में नहीं हुआ है? अनुत्तीर्ण में। देखो अनु उपसर्ग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे इससे क्या हो जाएगा? अनुधन करण, ये क्या हो जाएगा? अनुधन शासन, ये क्या हो जाएगा? अनुधनवाद, ये क्या होगा? अनुधन तृण। तो तृण क्या होता है? तृण का अर्थ कोई निकल नहीं रहा है, इसलिए अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? सी वाला ऑप्शन में। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे 15वां प्रश्न क्या है। नीलकंठ समस्त पद में उपयुक्त समास है, मतलब नीलकंठ में कौन सा समास का प्रयोग किया गया? बहुव्रीहि समास से। तो सिंपल है बी वाला ऑप्शन। नीलकंठ में कौन सा समास का प्रयोग किया गया? बहुव्रीहि समास का। 16वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। बोला है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। पहले ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर ट्रिक करेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है निरद, अम्बुद, जलद, जलज। मेरे प्यार जो बादल की अगर हम बात करें तो जलज जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद 17वां देखिए क्या है। युष्मद मतलब होता है तुम। तो युष्मद मतलब तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। मतलब युष्मद का अगर हम तृतीय एक वचन रूप देखें तो क्या होगा? तो वो होगा मेरे प्यार जो त्वा। क्या होगा? त्वाया। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। आगे बढ़ेंगे, 18वां प्रश्न। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। मतलब आंधी आई और हम घर भागने लगे, किस प्रकार का वाक्य मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख लेंगे प्रश्न नंबर 19वां। बोला है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। बताओ कैसा वाक्य है? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो यह कृतवाच्य है। कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 20वां प्रश्न, वह अचानक चला गया,
वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। मतलब अचानक जो है, अचानक शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण की क्रिया है। तो मेरे प्यार जो अचानक चला गया, यह है आप लोगों का क्रिया विशेषण। मेरे प्यार जो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यार जो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव का क्या ना, क्योंकि 20 का 20 आंसर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा क्लियर कर देना, 2-3 बार इस वीडियो को देख के जाना है। 20 ऑब्जेक्टिव रटा होना चाहिए, बस जाना है, रंगना है। 5 मिनट के अंदर में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आना है मेरे प्यार बच्चों। तो ये तो खंड अ था। अब देखेंगे इधर मेरे प्यार बच्चों खंड ब। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का खंड ब, और खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए। प्रश्न नंबर 21वां स्टार्ट है। अब इसमें मेरे प्यार बच्चों बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया है, तो 2 गद्यांश है, एक आपका क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो एक आपका ख वाला है। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। क वाला है क्या कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहला, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुसंग की तुलना किससे की गई है। 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे, कोई बात नहीं है, ये वाला प्रश्न कर देना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह व्यक्ति बुरे की किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार के दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। अब यहाँ पे भी 3 प्रश्न है मेरे प्यारों जो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलेगा। इसमें भी आपका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, इस प्रश्न को उत्तर दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारों जो 2 प्रश्न है, अब आपका मन जो भी याद करके जाओ, या तो अथवा वाला करके आओ, या तो ऊपर वाला क वाला करके आओ। क वाला ख वाला 2 दिया है, या तो क करो या तो ख करके आना। इसी तरह मेरे प्यार बच्चों यह प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी मैंने गद्यांश देखा, ये पद्यांश। पद्यांश इससे उतने ही नंबर का होता है, 6 नंबर, क्योंकि इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपका क वाला दिया है, उदो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो नई पठियो तुम हो बीच बुलाने। ठीक है, ये वाला, या तो आप मेरे प्यार बच्चों ये वाला कर लेना। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते, इसके नीचे देखिए 3 प्रश्न है। पहला पे 2 नंबर मिलेगा, इस वाले प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा, और इस वाले प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा। या तो ये वाला कर लेना मेरे प्यार बच्चों, देख रहे हो ना पूरा का पूरा, या ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं मेरे पास, जो कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। अथवा करके एक और दिया है मेरे बच्चों, ये वाला, इसको कर लेना। तो हालांकि दोनों में से कोई एक ही करना है। इसका प्रश्न कहाँ गया? इसका प्रश्न इस साइड है, क्योंकि ये पेज जो है भर गया है, इसका प्रश्न इस साइड है। देख लीजिए, इसमें भी आपका 3 ही प्रश्न है, और 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न करो 6 नंबर मिलेगा। अब आपका मन जो आपको आसान लगेगा याद करने में, वो ये करके जाइएगा। इसके बाद आइए 23वां प्रश्न। 23वां है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। अब इसमें भी 2 दिया है, एक ये वाला दिया वाराणसी प्राचीन काल देह गेहे के वाला, देखिए ये वाला यहाँ से दिख रहा है ना आपको, या तो ये करना है आपको, इसका संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कर लो। नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, अथवा करके एक और आपको दिया हुआ नीचे ख वाला, देखिए ऑप्शन दिया है ये वाला, इसको कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों में से देखिए जो आपको उत्तर आसान लगे करने में, उसका आंसर याद करके आप जाइए और लिख के आइए। तो दोनों में दिखा दिया हूं, दोनों ही 5 नंबर के हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों मत करना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 24, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी हमने ऊपर वाला एक गद्यांश देखा, एक पद्यांश आ गया। पद्यांश भी सेम उतने ही नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। इसमें भी आपका क वाला दिया है, देखिए क वाला, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद इसका करना, एक क वाला है। हाँ, अगर ये नहीं करते हो तो एक ऑप्शन और दिया है, देखो वो नहीं करोगे तो अथवा करके दिया है ना, अथवा करके बंधन मरणो वापी जय वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता, ये वाला कर लेना। दोनों में से कोई एक करोगे, 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 आइए। प्रश्न नंबर 25 मेरे प्यारो जो है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारो जो ये खंड काव्य है, खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। बहुत सारे खंड काव्य होते हैं, तो क्या सभी करने होते हैं? यही आपको जिला वाइज करना होता है, आपके जिला में जो पूछा जाएगा वही करना है। कोई दूसरा कर दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, सारे नंबर काट लिए जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो जिला वाइज आएगा मेरे प्यारो जो, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना, किताब में देख लेना कि कौन सा आपका जिला है, उस जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। कमेंट कर देना, अगर नहीं मालूम है तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा कमेंट में आपको। वैसे बहुत है, देखिए मुक्ति दूत है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ज्योति जवाहर है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछा जाता है। अगर पूजा है, इधर आप देखोगे तो जय सुभाष है,
इधर मेरे प्यारे बच्चों आपका मातृभूमि है। इसके बाद आप देखो कर्ण है, कर्ण के बाद कर्मवीर है, कर्मवीर के बाद तुमुल है। इतने सारे हैं लेकिन सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जिला में पूछा जाता है वही लिख के आना आप एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न नंबर 26। 26 का क दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न 5 नंबर का है। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको जीवन परिचय ना आता हो। जीवन परिचय 4 दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों ऑप्शनों में से मतलब चार जो दिए हैं, इन चारों जीवन परिचयों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर, 3 नंबर तो जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। तो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों जो, रचना छोड़ोगे तो 2 नंबर गया। इसलिए मैं कहूंगा कि रचना जरूर से जरूर लिख के आना। ठीक है, तो इन चारों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। उसी तरह मेरे प्यारों बच्चों आइए ख वाला, बोला कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये भी 5 नंबर का है। तो कवि का जीवन परिचय आ गया। बोला है कि महाकवि सूरदास, दूसरा है बिहारी लाल जी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। तो इनका भी रचना आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 10 नंबर फ्री के ही हैं, ये तो याद ही होंगे आपको। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई 2 श्लोक याद कर लेना और इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो आपको मैंने श्लोक दिखाया संस्कृत का पद्यांश, देखो संस्कृत का पद्यांश जो हमने क्वेश्चन दिखाया, तो संस्कृत के पद्यांश को ही हम श्लोक बोलते हैं। तो उसमें दो दो आपको दिया था ना, 2 पद्यांश। ये नहीं कि वही दोनों में से कोई ना कोई एक लिख दें तो नंबर काट लिया जाएगा। आपको उन दोनों को अलावा कोई दूसरा लिखना होगा, तो 2 जाके 2 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। तो 2 याद कर लेना कोई ना कोई। इसके बाद 28वां प्रश्न है क्या कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। मतलब आपके जो विद्यालय में लाइब्रेरी है उसमें कुछ पुस्तकों का अभाव है, कमी है। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए, उन्हें मंगवाने के लिए आपने अपने प्रिंसिपल को एक पत्र आप लोगों को लिखना है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक आपको बधाई पत्र लिखना है। मतलब अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ था, उसमें आपके मित्र फर्स्ट डिवीजन आए हुए हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। तो उनको अगर आपको बधाई देना होगा तो कैसे आप पत्र लिखोगे। तो ये पत्र लेखन है आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आते हैं? 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके बाद है आप लोगों का प्रश्न नंबर 29। बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए और ये 2 नंबर के लिए है। अब यहाँ पे 4 प्रश्न है। जैसे पहला है कि चंद्रशेखर क आसित, दूसरा है वीरकेन पूजते, तीसरा है वाराणसी नगरी कस्याम नद्यम कुलम मिश्रिता, चौथा है ज्ञान अकुत्र संभवती। अब इन चारों में से किसी 2 ही प्रश्न का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कोई भी 2 ठे याद कर लीजिएगा और लिख के चले आइएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद मेरे पास जो लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे और ये प्रश्न 7 नंबर, मतलब पूरे के पूरे पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का निबंध ही पूछा जाता है। यहाँ पे 5 निबंध दिया है। अनुशासन का महत्व, प्रदूषण एक अभिशाप, तीसरा है भारतीय किसान, चौथा है सांप्रदायिकता एक अभिशाप, 5वां है कि जीवन में कंप्यूटर का महत्व। अब इन 5 में से किसी एक का निबंध आपको लिखना है, 7 नंबर दिया जाएगा आप करोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब